So, welcome back to the function series, guys. कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ रीजन की वजह से मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया, नहीं अपलोड कर पाया। खैर, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जहाँ पर मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारा देकर मैंने कुछ एनिमेशन वगैरह करने की कोशिश की थी। मैंने एक बटरफ्लाई को मूव कर रहा था, तो ज़रूर बताना कि वो वीडियो कैसा लगा। अगर तुम चाहो तो मैं उस तरह के एनिमेशंस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली। तो डेफिनेटली मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा अगर तुम लोग मुझसे पूछो इस बारे में। तो खैर, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात करें तो हमारा आज का टॉपिक एज प्रॉमिस्ड होने वाला है ग्राफ्स ऑफ सम स्पेसिफिक फंक्शंस। अब देखो, ग्राफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला चीज़ है, क्योंकि ग्राफ तुम्हें चीज़ों को विजुअलाइज करने में मदद करता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना कि विजुअलाइज तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह को किया जाता है, मैथमेटिक्स को तुम कैसे विजुअलाइज कर सकते हो? उन लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है मैथमेटिक्स के बारे में। ग्राफ्स के जरिए मैथमेटिक्स को विजुअलाइज किया जा सकता है, और वो हम करते हैं। तो अभी मॉडर्न ज़माने में बहुत से तरीके हम सिमुलेशन कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर्स, लेकिन अगर हम एक ओल्ड स्कूल तरीके की बात करें तो वो होगा ग्राफ्स। तो अभी हम ग्राफ्स का डिस्कस करते हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में, स्पेसिफिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन, दिस वन बी द मॉड्यूलस फंक्शन, f of x equals mod x। अब देखो, उससे पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा ग्राफ का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। शायद से पता ही होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा वेल डिफाइन रखना जरूरी है। ये है हमारे पास एक 2D सरफेस, जहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसी वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, और ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये वर्टिकल मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहता है वाई एक्सिस। अगर तुम्हें कंप्लीट बिगिनर हो इस मामले में तो शायद तुम्हें समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। देखो, ये है ओरिजिन पॉइंट, इसे हम यूजुअली ओ कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। इसका मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हमें बताता है कि बेसिकली कोई पॉइंट किसी मतलब ओरिजिन पॉइंट से कितना ज़्यादा दूर है। ये पहला डिजिट बताता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और ये दूसरा डिजिट बताता है कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट का खुद से दूरी कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली भी 0 ही होना चाहिए, क्योंकि ना ही इधर साइड ओरिजिन पॉइंट खुद के ना ही इधर साइड में है ना इधर साइड में है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 0। ना ही इधर साइड में है ना इधर साइड में है, यानी इस मामले में भी हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। अब मान लेते हैं कि ये है कोई एक पॉइंट, लेट्स कॉल दिस P, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x यूनिट्स दूर है, यानी इस लेंथ की जो वैल्यू है जो कि P के O से x की तरफ डायरेक्शन में, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर इसे x एक्सिस कहता है, x एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसे वो है x। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए x1 और इसे y1 कह देता है। ये x एक्सिस और ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है उसका नेगेटिव डायरेक्शन, ये है y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। अभी दूसरा चीज बोल रहा है कि इसका ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ऑफ कोर्स। वर्टिकली इतना ज्यादा दूर है, सॉरी y1, लेट्स कॉल दिस y1।
यही है ग्राफ्स का बेसिक्स का फंडा। अब इक्वेशंस को हम कैसे, अगर इक्वेशंस को नहीं, इक्वेशन को थोड़ा देर के लिए भूल जाता है, किसी फंक्शन को हम कैसे ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक्स एक्सिस में उस फंक्शन के सारे के जो डोमेन वैल्यूज है उसको प्लग इन कर सकते हैं, यानी जो सारे के सारे इनपुट वैल्यूज है वो यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं। और वाई एक्सिस में को डोमेन के वैल्यूज है, सारे के सारे आउटपुट वैल्यूज को हम वाई एक्सिस में एक्सिस को असाइन कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि कौन से इनपुट वैल्यू के लिए कौन सा आउटपुट वैल्यू हमें मिल रहा है। और उन सारे के सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करते एक लाइन से तो हमें कुछ इमेज टाइप का मिलेगा। मान लेते हैं कि उन उस डॉट्स को कनेक्ट करें, तो मान लेते एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका जो डोमेन है वो होगा एक्स, मान लेते हैं एक्स, और आउटपुट वैल्यू ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम आउटपुट वैल्यूज या फिर कोडोमेन के सेट्स के एलिमेंट्स को असाइन करने वाला है। वाई एक्सिस को करते हैं एफ एक्स के वैल्यूज को। मान लेते हैं कि एक्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वाई के कुछ पर्टिकुलर एफ एक्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसे हो रहे हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए तो हमें इनको कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें दिखेगा कि ये तो सारे वैल्यूज वेल डिफाइंड है, एक्स के सारे यानी डोमेन के सारे वैल्यूज, कंसीडरिंग कि ये फंक्शन एक वेल डिफाइंड फंक्शन है एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सेट में, पर्टिकुलर डोमेन वगैरह में। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये तो सारे के सारे वेल डिफाइंड है। और तब हम कह सकते हैं कि ये कनेक्ट है, या फिर खुद भी कनेक्ट कर सके देख सकते हैं अगर हम एटॉमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ऑफकोर्स पहुंचना रियलिस्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। कनेक्ट करने पर हमें कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि ये वाला एफ फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है, तो हम इसको कहते हैं ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी ये एक तरीका है जिससे कि हम इस फंक्शन को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। फंक्शन के इनपुट वैल्यूज के लिए हमें क्या आउटपुट वैल्यूज मिले, बेसिकली इसके डोमेन और कोडोमेन किस तरीके से रिलेटेड है उसको हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ग्राफ्स। अभी अगर हम कुछ फंक्शंस के बारे में ग्राफ्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहता है, f of x is x। अगर कोई फंक्शन की इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू सेम हो जाए तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आइडेंटिटी फंक्शन का एक एग्जांपल बताया था। ध्यान से मैंने डायरेक्टली नहीं कहा था कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन आउटपुट वैल्यूज और इनपुट वैल्यूज सेम आ गई थी। जरा बताओ कि वो कौन सा है। इस ऑरेंज टाइम को टैग करो, इस टाइम को टैग करो। अगर कोई फंक्शन यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये है इनपुट वैल्यूज, ये है आउटपुट वैल्यूज। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट वैल्यूज को। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये है एक्स की कुछ वैल्यू, अब एक्स की जो वैल्यू होगी वाई की वैल्यू भी उतनी वही होगी, और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए ऐसा ही होगा। अगर हम सारे पॉइंट्स तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अगर एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यूज हो जाए तो कैसा होगा, क्या होगा? एक्स की वैल्यू कुछ है नेगेटिव, वाई की वैल्यू सेम हो, यानी कि वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे नेगेटिव आ जाते हैं। यानी अगर हम एटॉमिक लेवल तक पहुंचते जाए या फिर इनको जस्ट कनेक्ट कर दे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे पता है कि शायद से मेरी ड्राइंग की वजह से उतना स्ट्रेट लग नहीं रहा, लेकिन बिलीव मी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा अगर हम यहीं पर मॉड्यूलस फंक्शन दे दें? मॉड क्या करता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मॉड ओरिजिन पॉइंट से जस्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को बताता है, किसी पॉइंट का किसी नंबर का डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो
इसका मतलब क्या है? मैंने इस वाले पोर्शन को नहीं मिटाया क्योंकि यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी मॉड वैल्यू भी पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि वो वैसे तो मैंने इन सब चीज़ों को मॉडुलस फंक्शंस के बारे में जब मैंने बात किया तब डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर तुम्हें वो वीडियोस देखनी है तो ज़रूर तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। अब देखो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि अगर उसकी इनपुट वैल्यूज पॉजिटिव है तो आउटपुट वैल्यूज सेम होने वाली है, यानी अगर डोमेन पॉजिटिव है तो ऐसे में मॉडुलस फंक्शन जस्ट सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही एक्ट करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डोमेन की वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, यानी x कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी है, यानी x जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन पॉइंट्स है वो इधर साइड में है, तो यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज क्या होंगे? आउटपुट वैल्यूज उसी को जस्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव x इज जस्ट गोइंग टू बी x, यानी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव x, यानी यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y की वैल्यू उस मामले में पॉजिटिव होने वाली है, यानी x की वैल्यू अगर हम कुछ नेगेटिव ले ऐसे तो उस हिसाब से y की वैल्यूज y का मैग्नीट्यूड पहली बात सेम आने वाला है, लेकिन साइंस डिफरेंट होने वाला है। x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर हम ऐसे में एक ग्राफ, इस ग्राफ को कनेक्ट करने की कोशिश करें, इन डॉट्स को हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा मॉडुलस ऑफ x का। देख रहे हो दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ आगे बढ़ा है, और y की वैल्यू जीरो के नीचे नहीं आ रहा है, यानी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, और ये काफी मेक सेंस करता है क्योंकि पता है मैंने ऑलरेडी कि यहाँ पर x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसी वजह से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। अब फंक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में जब मैंने बात किया था तब मैंने नेक्स्ट जो फंक्शन एज एग्जांपल बात डिस्कस किया था वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन। लेकिन उस फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है कि उस फंक्शन को हम प्रॉपरली ग्राफ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब तुम ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम ढूंढ पाते हो तो कमेंट में इस टाइम को टैग करो और बताओ कि ऐसा क्यों है। हिंट दे दूं, किसी 2D प्लेन में, पूरी सरफेस में सिर्फ इंटीजर्स नहीं होते, सारे के सारे रियल नंबर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक फंक्शन, लेट्स टेक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली उससे पहले कुछ पॉलीनोमियल्स लेना जरूरी है। मान लो कि x स्क्वायर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आज इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल पॉलीनोमियल फंक्शंस के बारे में क्या होना चाहिए केस? देखो x की वैल्यूज यहाँ पर जो इनपुट वैल्यूज है, डोमेन की जो वैल्यूज है वो तो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक हो रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे करके। लेकिन y की वैल्यूज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। सॉरी एक्सपोनेंशियली नहीं, यहाँ पर आई मीन x के एक्सपोनेंशियली, आई मीन x एक्सपोनेंट में नहीं है लेकिन x के एक्सपोनेंट में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो y की वैल्यूज उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि x के वैल्यूज के मुकाबले y की वैल्यूज के इंक्रीज होने का रेट ज़्यादा है। अगर शुरुआत में अगर मान लीजिए कि दोनों सेम आ रहे हैं, एक टाइम के बाद x की वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ने, देखो शुरुआत में सेम आने वाला है क्योंकि पहली बात अगर x की वैल्यू 1 हो तो f ऑफ x जो कि x स्क्वायर है
यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, 0 की जगह आने से हमें उसके बाद चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, जस्ट 2.25 होता है। ऐसा इसी वजह से चीज़ें थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद अचानक से बढ़ने लगती है, क्योंकि एक टाइम के बाद चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। 2 की स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ऐसे। इसी वजह से इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगता है। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू तो एक फिक्स रेट से बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू x के ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, और y की वैल्यू के बढ़ने के रेट भी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, मतलब इनक्रीज होने का रेट भी ज़्यादा है। x की वैल्यू पहला स्टॉपेज उसके लिए 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4, पाँचवा है 5। लेकिन y के लिए पहला तो 1 है, दूसरा है 4, तीसरा है स्टॉपेज है 9, चौथा है 16, पाँचवा है 25। और देखो यहाँ पर धीरे धीरे जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी बढ़ रहा है। अब अगर बात करें हम नेगेटिव वैल्यूज की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शंस ऑड फंक्शंस के बारे में शायद से मैंने डिस्कस नहीं किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। इवन फंक्शन मतलब इन फंक्शन के हम इसके इन सब के बारे में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में समझेंगे तो तब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन फंक्शन मतलब उस फंक्शन के डोमेन में इनपुट वैल्यू एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर इनपुट वैल्यू टर्म यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। इनपुट वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर उस मतलब सेम नंबर का पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम होना है। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव फोन हो तो भी आउटपुट होने वाली है 1 का स्क्वायर, नेगेटिव हो तो भी होने वाला है 1 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगर 3 हो उसका आउटपुट होने वाला है 9, एक्स की वैल्यू अगर -3 हो तो उसका भी आउटपुट वैल्यू होने वाला है 9। यानी एक्स के आउटपुट वैल्यू के टाइम पे भी वाई के आउटपुट वैल्यू पॉजिटिव का है। मॉडुलस फंक्शन भी ऐसा ही है, इवन फंक्शन। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इस कांस्टेंट को ऐड करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये फंक्शन तो ऐसे डिफाइंड है x² + c इज अ कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 हिट कर रही है तब y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 हिट करने पर y की वैल्यू भी 0 हिट हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी क्यों नहीं क्योंकि हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 होने पर भी 0 नहीं होने वाली, कुछ वैल्यूज होने वाली है। वो क्या वैल्यू होने वाली है? ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, दिस इज गोना बी दिस कांस्टेंट ओवर हियर c। और बाकी फिर उसका इंक्रीमेंट का रेट तो सेम ही होने वाला है। एक्चुअली कैलकुलस जो है यहाँ पर तुम सोचने जाओ तो कैलकुलस करना बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन सबका नाम मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। हम इन सब के बारे में अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है ना। मान लो कि इस कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा है 5, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू हो रही है 5, x की वैल्यू हम कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पर x² की वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज नहीं हो रहा ना। यानी इसके बाद से जो इंक्रीमेंट का रेट है वो जस्ट इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये तो चेंज नहीं होने वाला, इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। यानी जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये ग्राफ की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी इस पॉइंट के बाद से ये जस्ट सिंपल x² fx equals x² फंक्शन के जितना ही है। So this was the graph for polynomial functions for you. आज बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं की, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो के हिसाब से आई थिंक इट वाज अ गुड वन। अगले वीडियो में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और तब तक के लिए कीप लर्निंग।